गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये पेपर जो आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये SWR का पेपर है। SWR के किसी एक डिवीज़न का है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि किस डिवीज़न का है, पर SWR की वेबसाइट पर ही मुझे ये पेपर मिला था। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये 30% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा का पेपर है, यानी रैंकर कोटा का पेपर है। और इस पेपर में भी सेम वही चीज़ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट करना है। 10% राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं कि करके सभी प्रश्नों को लेते हैं और फिर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है। अ गुड ट्रांसमिशन लाइन हैज़, एक अच्छे ट्रांसमिशन लाइन की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। तो जैसा कि ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पर, लो इंसुलेशन रेसिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि अच्छे ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लीकेज करंट नहीं होने चाहिए, लीकेज करंट कोई फ्लो नहीं होने चाहिए। उनके कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेटर इस्तेमाल होना है वो अच्छी क्वालिटी का हो, और उसकी जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। तो लो इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑप्शन भी सही नहीं है। स्मॉल कंडक्टर डायमीटर, स्मॉल कंडक्टर डायमीटर यानी डायमीटर अगर छोटा होगा तो लॉस बढ़ेगा, और एक परमिसिबल डायमीटर तो हमें, एक लेवल का डायमीटर तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, बट उससे छोटे साइज़ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो रेसिस्टेंस का जो फार्मूला है ρL/A, उसके हिसाब से लॉसेस रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा। रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा। और थर्ड ऑप्शन है लेस अमाउंट ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो अच्छे कंडक्टर्स या जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरिंग जो कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो लेस अमाउंट तो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट या हाई अमाउंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ जो ऑप्शन देख पा रहे हैं वो है नन ऑफ दीज। और आइडियल अगर हम बात करें, आइडियल अगर ट्रांसमिशन लाइन की या लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की, तो वो हमारा जो फार्मूला कहता है Lg=RC, उस फार्मूला को भी फॉलो करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है बनेगा हमारे हिसाब से वो है नन ऑफ दीज, गुड ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP फोन्स आर कनेक्टेड ऑन। तो IP फोन किससे कनेक्टेड होते हैं, किए जाते हैं? तो कॉपर पेयर टू द एक्सचेंज नहीं, डायरेक्टली टू द एक्सचेंज सब्सक्राइबर इंटरफेस नहीं, इंटरनेट लैन स्विच यस। तो इंटरनेट लैन स्विच के माध्यम से हम IP फोन को कनेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इन मैग्नेटो टेलीफोन। मैग्नेटो टेलीफोन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायल टोन इज सेंड टू द सब्सक्राइबर। तो नहीं, डायल टोन सेंड नहीं की जाती। रिंग बैक टोन इज सेंड टू द कॉल्ड सब्सक्राइबर, जिसको कॉल किया गया है उसको क्या रिंग बैक टोन भी दिया जाता है? नहीं। तो बचा क्या? रिंगिंग करेंट इज सेंट ऑन लाइन टू द कॉल्ड सब्सक्राइबर यस। जिसको कॉल किया जा रहा है उसके लाइन पर हम लोग रिंगिंग वोल्टेज, रिंगिंग करंट सेंड करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। 4 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट, TCDS या ICDS जिसको कहते हैं हम लोग, या ERC कहते हैं। प्लेटफॉर्म पर जो लगे होते हैं, जिन टीवियों के ऊपर चार्ट डिस्प्ले होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट डिस्प्ले या TCDS भी कहते हैं, ट्रेन चार्ट डिस्प्ले सिस्टम। उसमें जो PNR के जो स्टेटसेस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो कन्फर्मेशन स्टेटस भी हो सकता है, RAC हो सकता है, AC नहीं, यहाँ पर RAC होना चाहिए, RAC स्टेटस भी होना चाहिए, और वेट लिस्टेड, जिनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया वो वेट लिस्टेड स्टेटस भी शो करता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चार्टिंग सर्वर से रिलेटेड है कि चार्टिंग सर्वर रिसीव्स चार्ट डेटा फ्रॉम विच सर्वर वाया रेल नेटवर्क। तो जैसा जानते हैं कि PNR से संबंधित डेटा होता है, यानी PRS सर्वर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा जो TCDS है वो PRS सर्वर के ऊपर निर्भर करता है, कार्यप्रणाली जो है उसकी। 6 नंबर क्वेश्चन है
कौन सा डिवाइस लैन के डिस्टेंस को एक्सटेंड करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा, है ना। तो TCDS के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो TCDS का जो सर्वर होता है और वहाँ से जो क्लाइंट हम कनेक्ट करते हैं उसके लिए हम लोग लैन डेवलप करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप करते हैं। और अगर दूरी ज़्यादा है प्लेटफॉर्म्स के बीच में तो हम लोग लैन एक्सटेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वर अगर हमने कहीं प्लेस कर रखा है और क्लाइंट जो कंप्यूटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हम लोग लैन एक्सटेंडर का इस्तेमाल करके उस नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं। डेटा सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचाई जा सकती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ एनी लीड एसिड सेल। कैपेसिटी पूछा गया है किसी भी लीड एसिड सेल का, तो हमें पता है उसको हम लोग एम्पियर आवर के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी मक्स का डेटा कैपेसिटी। तो हमें पता है प्राइमरी मक्स E1 के इक्विवेलेंट हमारा उसकी बैंडविड्थ जो होती है वो 2.048 Mbps होगी। इंड्यूस्ड वोल्टेज इन एन अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल ड्यू कैटेनरीज पर किलोमीटर। तो स्क्रीनिंग फैक्टर के हिसाब से 0.1 जो होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 किलोमीटर में 8.75 वोल्ट होना चाहिए, बट स्क्रीनिंग फैक्टर 0.1 है, इस वजह से हमारा वैल्यू 8.75 वोल्ट पर किलोमीटर हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है BPSC सर्किट इज इन क्वाड केबल शैल बी टेस्टेड फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएगा टेलीकॉम मैनुअल में या केबल वाले नोट्स में। वहाँ पर एंट्री लोकेशन टू एग्जिट लोकेशन के बीच में हम BPSC सर्किट को टेस्ट करते हैं, एंट्री लोकेशन टू एग्जिट लोकेशन इन बिटवीन। 11 नंबर क्वेश्चन है इंटरनल शॉर्ट सर्किट इन अ सेल इज इंडिकेटेड बाय वार्म व्हेन टच्ड। जब हम टच करते हैं तो वार्म फील होती है, वो इंटरनल शॉर्ट सर्किट कंडीशन को सिग्निफाई करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है इन C/10 डिस्चार्ज रेट 10 इंडिकेट्स द आवर्स। 30 नंबर क्वेश्चन है इन एन ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर। ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर के संदर्भ में क्वेश्चन है ये कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर फ्रॉम फ्लोट टू बूस्ट एंड वाइस वर्सा विल बी कैरिड आउट बाय सेंसिंग लोड करंट। यानी चार्जर जो है वो बैटरी को चार्ज भी करेगा और लोड को, जो हमारे इक्विपमेंट है उनको भी ड्राइव करेगा। तो इक्विवेलेंट जो भी हमारा लोड करंट है उसके हिसाब से वो फ्लोट टू बूस्ट मोड में कन्वर्जन होता रहेगा। जाहिर सी बात है इक्विपमेंट का लोड तो फिक्स रहता है, बट जब बैटरी हमारी अत्यधिक डिस्चार्ज हो जाएगी तो चार्जर ऑटोमेटिक उसका जो लोड करंट है जैसे ही बढ़ेगा वो बूस्ट मोड में जाने लगेगा। और जब बैटरी वोल्टेज वापस हमारी रिटेन हो जाती है, रिगेन हो जाती है, तो वो बूस्ट से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। सर्जेज आर कॉज्ड बाई, ये क्वेश्चन बहुत दफ़े पूछा गया है। सर्जेज आर कॉज्ड बाई लाइटनिंग डिस्चार्जेज, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ इंडक्टिव लोड्स, इग्निशन इंटरप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्लास बी SPD आर टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन। तो क्लास बी SPD कहाँ प्रोवाइड की जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि RYV फेज एंड न्यूट्रल के बीच में और साथ ही साथ न्यूट्रल और अर्थ के बीच में क्लास बी प्रोटेक्शंस SPDs इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर ऑफ टोन्स यूज्ड इन DTMF सिस्टम, तो नंबर ऑफ टोन्स है 8 टोन्स। ठीक है। इन एडिशन टू स्पीच यूनिट DTMF एनकोडर इज ऑल्सो नीडेड एट कंट्रोल ऑफिस। तो हम लोगों को एनकोडर की भी ज़रूरत पड़ती है। टेलीकॉम स्विच बोर्ड केबल्स आर यूज्ड फॉर इंडोर टेलीकॉम वायरिंग, है ना। इंडोर टेलीकॉम वायरिंग के लिए हम लोग स्विच बोर्ड केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपांड PIJ पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड केबल। तो ऑप्शन ए सामने दिया हुआ है, PIJ का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे।
पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड केबल। 20 नंबर क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव बिल्डअप ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल इज प्रिवेंटेड बाई। तो जाहिर सी बात है, जब 150 वोल्टेज का हमारा एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए हम लोग बीच में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन लॉस इन 0.9 mm कंडक्टर क्वाड केबल एंड लोडेड कंडीशन। तो ट्रांसमिशन लॉस हमारा लोडेड कंडीशन में 0.25 dB पर किलोमीटर होता है और अनलोडेड में 0.63 dB पर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 22 नंबर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन अ क्वाड केबल। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पूछ रहा है, ना कि लूप रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होगा वो होगा 28 ओम पर किलोमीटर, क्योंकि केबल यहाँ पर कौन सी है, क्वाड केबल है। लूप रेसिस्टेंस पूछता तो 56 ओम पर किलोमीटर हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है फॉर कन्वर्टिंग 2 वायर टू 4 वायर। तो 2 वायर से 4 वायर कन्वर्जन के लिए हम लोगों के पास में हाइब्रिड सर्किट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ईसी सॉकेट से रिलेटेड है। इन ईसी सॉकेट द ट्रांसफार्मर यूज्ड हैव द इम्पीडेंस रेशियो 470 to 1120। ठीक है, 24 नंबर भी हो गया। हाइब्रिड ट्रांसफार्मर इन ए हाइब्रिड ट्रांसफार्मर द लॉस इज 3 dB। हम लोगों ने पहले एक बार किसी पेपर में ये पूछा गया था सेम सवाल कि हाइब्रिड ट्रांसफार्मर का जो लॉस होता है वो कितना होता है, तो 3 dB होता है। टेलीफोन एक्सचेंज वर्किंग ऑन 50 volts ड्रॉइंग 6 amperes करंट शैल हैव बैटरीज ऑफ कैपेसिटी। तो अगर आप फार्मूला के आधार पर निकालेंगे तो अगर हम वर्ला बैटरी के हिसाब से चलेंगे कि एम्पियर कैपेसिटी इक्वल्स टू लोड करंट इनटू बैकअप पावर डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। तो अगर हम क्लास ऑफ 10 का अगर फार्मूला लेके चलते हैं डिस्चार्ज रेशियो बाय 10 के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट हमारा जो वैल्यू आएगा वो 120, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 6 एम्पियर इंटू 10, क्योंकि C/10 के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ देखें तो 6 एम्पियर 60 कैपेसिटी एटलीस्ट 60 AH की होनी चाहिए, बट यहाँ 60 AH तो मिनिमम है ना। हम लोग हमेशा हायर साइड की बैटरीज़ को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल चूँकि ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 60 से ज़्यादा कोई आसपास का, जैसे 200 AH नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 600 AH को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो लोड कंजम्पशन है उससे नेक्स्ट हायर रेटिंग वाले बैटरीज़ को ही हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 600 AH हम यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे आप ध्यान दें तो हमारे पास जो रेंज होनी चाहिए बैटरियों की वो होनी चाहिए इस तरीके से। हमारी जो बैटरीज होती हैं वो कैपेसिटी रेटिंग जो होती है उसकी 80 AH, 120 AH, 200 AH, 300 AH एंड 400 AH टेलीकॉम एप्लीकेशंस के लिए। तो अगर मान लीजिए कि हमारे 6 एम्पियर का कंजम्पशन है, C/10 फार्मूला के आधार से हम लोग चलें, कैपेसिटी निकालें, तो 60 AH होना चाहिए, बट 60 AH तो एक्चुअल नीड है हमारी, तो हम लोग 60 AH से हायर साइड की तरफ जाना चाहेंगे, तो 80 AH की तरफ जा सकते हैं, 120 AH की तरफ भी जा सकते हैं, बट यहाँ ऑप्शन में इस तरीके का कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो हायर में बस एक 600 दिख रहा है फ़िलहाल, नेक्स्ट हायर, तो हम ये कर सकते हैं इसको ऑप्ट। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है, मैं एक बार इसको देखता हूँ और इसमें क्या कुछ फाइंडिंग्स हो सकती हैं, मार्क करके रखता हूँ मैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ 200 ohms व्हेन कनेक्टेड टू 20 वोल्ट सप्लाई विद ड्रॉ करंट ऑफ कितना। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे I = V/R जब करेंगे
तो 1/10 आएगा, 1/10 एम्पियर आएगा, लेकिन 1/10 एम्पियर को अगर हम लोग मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 100 मिली एम्पियर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहा है। 28 नंबर है यूपीएस जनरेट्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जनरेट्स एसी वोल्टेजेज, क्योंकि उसके अंदर इन्वर्टर होता है, डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है, एसी वोल्टेज उसके आउटपुट पर मिलता है। एसएमपीएस स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, ये तो सबको पता ही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी यूज फॉर आउटडोर फंक्शंस, है ना। तो आउटडोर फंक्शंस के लिए जब कह दिया तो हमें हॉर्न टाइप इस्तेमाल करना चाहिए। हॉर्न टाइप स्पीकर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आउटडोर फंक्शन के लिए। द एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू पीआरएस नेटवर्क, एडिशनल सर्विसेज IVRS, पोएट, रैपिड डिस्प्ले, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग पीआरएस सर्वर से प्राप्त कर सकते हैं। रेलनेट इज ए एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, इंटरनेट। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। रेलनेट इज ए इंट्रानेट। आईपी एड्रेसिंग स्कीम फॉर रेलनेट इज पब्लिक है कि प्राइवेट है कि ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक प्राइवेट है तो नहीं, हमारा जो स्कीम है वो प्राइवेट स्कीम है। हम लोग प्राइवेट आईपी इस्तेमाल करते हैं 10 डॉट की सीरीज की। 34 नंबर क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर नॉर्मली टू चेक इंसुलेशन। इंसुलेशन को चेक करने के लिए जो मीटर है हमारे पास में मेगर है। इमरजेंसी कंट्रोल सॉकेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन रेल पोस्ट एट इंटरवल 1 किलोमीटर ईच। 1 किलोमीटर वी प्रोवाइड इसी सॉकेट्स। 36 नंबर क्वेश्चन है इक्विपमेंट यूज्ड इन रेलटेल्स OFC कंट्रोल कम्युनिकेशंस। STM1, PDMUX, CCO, कन्वेंशनल VF रिपीटर, इक्वलाइजर VF रिपीटर। तो हम लोग OFC कम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं STM1, PDMUX। वैल्यू ऑफ रिंगिंग वोल्टेज इज 75 वोल्ट AC, 75 वोल्ट AC एट द रेट 25 हर्ट्ज। द यूनिट ऑफ जिटर इज UI। जिटर का जो यूनिट है वो है UI। इन PCM फॉर ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ 4 किलो हर्ट्ज द सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ा है कि ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूल मैसेज सिग्नल, मैसेज फ्रिक्वेंसीज। तो 4 किलो हर्ट्ज का जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी 2 × 4 किलो हर्ट्ज 8। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है इन PCM फिल्टरिंग इज यूज टू लिमिट द स्पीच सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी बैंड 300 से 3.4 किलो हर्ट्ज या 0 से 400 किलो हर्ट्ज। नहीं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हमारा बनेगा 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, या 0 से 4 किलो हर्ट्ज लिखा होता तो भी ऑप्शन हो सकता था वो। In WFILMUX, the NMS can access the equipment through RJ11 connector only, spin D cell connector only, both RJ11 connector and spin D cell connector. So yes, both options are correct. If 3 capacitors of 2 millifarad each connected in parallel, the net value, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में सभी अगर पैरेलल में लगे हैं तो वो सभी आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 मिलीफैराड के 3 हैं, तीनों आपस में जुड़ के कितना बनाएंगे 6 मिलीफैराड बनाएंगे। तो कैपेसिटेंस का जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे, रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। रेसिस्टेंस के पैरेलल का जो है वो यहाँ फॉलो नहीं होता। रेसिस्टेंस का जो सीरीज का फॉर्मूला है वो कैपेसिटेंस के लिए फॉलो होता है। ब्रिज रेक्टिफायर नीड्स नंबर ऑफ डायोड्स। तो 4 डायोड हम लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर में ज़रूरत पड़ती है और ब्रिज रेक्टिफायर से हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। लीक एम्पलीफायर यूज्ड इन माइक्रोवेव इक्विपमेंट, 2 वायर कंट्रोल सिस्टम, 4 वायर कंट्रोल सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है लीक एम्पलीफायर हम लोग 4 वायर कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है 0 + 17 + 3 क्वाड केबल विल हैव हाउ मैनी पेट कॉर्ड्स। तो ये जो लास्ट का फिगर होता है ये पेट कॉर्ड को डिफाइन करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा 3। पेपर कॉर्ड पूछता तो 17 होता। द VF रिपीटर्स इन RE एरिया आर लोकेटेड एट एवरी 40 to 50 किलोमीटर।
ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर, व्हाट इज द कनेक्टर यूज टू कनेक्ट टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एंड द लाइंस कमिंग फ्रॉम द एक्सचेंज एट द सब्सक्राइबर प्रीमाइस। यानी टेलीफोन में हम लोग कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसी को इतना बड़े शब्दों में बताया गया है। RJ11 होता है। फॉर एक्सटेंडिंग अ कंट्रोल सर्किट टू वे स्टेशन द ज्वाइंट टू बी मेड विद द मेन केबल इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर्ड है। डेरिवेशन ज्वाइंट भी इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर ज्वाइंट तो कॉमन ज्वाइंट है, जो सभी तकनीक में ट्रांसफार्मर ज्वाइंट ही होता है, तो हम लोग अभी तो फिलहाल इसी को सही माने कि फॉर एक्सटेंडिंग अ कंट्रोल सर्किट टू वे स्टेशन द ज्वाइंट टू बी मेड विद द मेन केबल इज ट्रांसफार्मर ज्वाइंट, है ना, ट्रांसफार्मर ज्वाइंट। कंट्रोल सर्किट को, हाँ ये तो सेम क्वेश्चन था। 49 नंबर क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी सेट्स ऑन इंडियन रेलवे ऑपरेट्स इन विच मोड्स। हाफ डुप्लेक्स मोड में होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। एवरेज कवरेज एरिया ऑफ ए वॉकी टॉकी हैंडहेल्ड सेट्स, यानी 5 वॉट सेट से हम लोग कितना एरिया कवर करेंगे, तो एज पर नोट्स एज पर मैनुअल 1 to 2 किलोमीटर, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो देखिए कहाँ पर लिखा है कोड डिवीजन, ये डी ऑप्शन इज द राइट वन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। SCADA, SCADA सिस्टम इज ऑपरेटिंग थ्रू विच कंट्रोल सर्किट, तो RC यानी रिमोट कंट्रोल सर्किट में हम लोग SCADA का इस्तेमाल करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, इन वेफिल मक्स द स्टेशन ID सेट ऑन, तो स्टेशन ID हम लोग नेम कार्ड में सेट करते हैं वेफिल के केस में। 54 नंबर क्वेश्चन है, द लॉस ऑफर्ड बाय ए फ्यूजन स्प्लाइस ऑफ ऑप्टिक फाइबर शैल नॉट एक्सीड, तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग के केस में जो लॉस है वो 0.2 dB से अधिक नहीं होना चाहिए। फेरियोल कनेक्टर ऑफ ऑप्टिक फाइबर कनेक्टर्स में जो फेरियोल कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है मेटल, सिरामिक, प्लास्टिक, तो ये तीनों में से किसी के भी बन सकते हैं, मेटल, सिरामिक या प्लास्टिक के भी बन सकते हैं फेरियोल कनेक्टर। 56 नंबर क्वेश्चन है, द OTDR ट्रेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स, तो OTDR का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स को बताता है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिटर्न पावर को बताता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज ए कम्युनिकेशन मीडियम इज, तो ऑप्टिकल फाइबर को अगर हम एज ए कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल करें तो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कि टैपिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बाकी सब तो इसके बेनिफिट्स हैं, बट ये ही एक ड्रॉबैक है, टैपिंग इज़ डिफ़िकल्ट। नॉर्मल ऑप्टिक फाइबर केबल ड्रम लेंथ जो होती है वो 3 किलोमीटर का होता है, और 6 वाट के केस में 1 किलोमीटर होता है। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ऑप्टिकल डिटेक्टर ऑपरेशन, तो ऑप्टिकल डिटेक्टर ऑपरेशन में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल ऑप्टिकल डिटेक्टर ऑपरेशंस में होते हैं। हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन STM1 सिग्नल, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 63 इवेंट्स होता है। हाउ मैनी वॉइस चैनल्स आर मल्टीप्लेक्स इन इवन सिग्नल, 30 चैनल होता है, 30 चैनल को मल्टीप्लेक्स करते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट साइड से है। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रिविलेज और ड्यूटी पास टू इशू नॉन गेस्टेड रेलवे एम्प्लॉय इन पे लेवल 6 एंड एबव, तो फर्स्ट क्लास पास इशू होता है ना, सेकंड AC का फर्स्ट क्लास बोलते हैं उसको, वो पास इशू होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूज फॉर सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, तो सस्पेंशन के लिए SF 1 इस्तेमाल होता है, डीम टू बी सस्पेंशन के लिए SF 2 होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वहन भत्ता क्लेम करने के लिए SF 3 होता है, और सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए SF 4 होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास D, तो क्लास D का कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता, इसलिए नॉन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 65 नंबर क्वेश्चन है, UTS इन रेलवे फॉलोज द रूटिंग प्रोटोकॉल, तो OSPF का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट रूटिंग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ADSL ब्रॉडबैंड सर्विस इज पॉसिबल ऑन, ADSL ब्रॉडबैंड सर्विस पॉसिबल होता है सिर्फ कॉपर केबल के ऊपर।
विच टोपोलॉजी यूजेज ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो लैन डेवलप करने के लिए हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शन के तौर पर स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इन टेलीफोनी लूप सिग्नलिंग इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सब्सक्राइबर टू एक्सचेंज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। लूप सिग्नलिंग जो है सब्सक्राइबर से एक्सचेंज के बीच में एक्सटेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, इन टेलीफोनी कॉपर वायर आर यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है? गुड रिसल वैल्यू, यस। लेस एटोन्यूएशन एंड डिस्टॉर्शन, यस। लो कॉस्ट, यस। इजीली अवेलेबल। तो अगर इन सब में से भी अगर मुख्य अगर चुनना पड़े तो ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है ना, लेस एटन्यूएशन एंड डिस्टॉर्शन। इसकी वजह से हम लोग कॉपर वायर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टेलीफोनी में। इन टेलीफोनी MDF ईज, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को लगाने का भी जगह देता है या ऑप्शन देता है, टेस्टिंग प्लेस भी है, फिजिकल लाइन पैरामीटर्स को चेक करने का, कनेक्टिंग एक्सचेंज आउटपुट टू फील्ड केबल, यस। इसलिए यहाँ पे जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, इन टेलीफोन एक्सचेंज पावर सप्लाई कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर power supply to telephone instruments, bringing power supply to subscribers, power supply to battery, power supply to peripheral and control cards. So yes, D option is the better one. 72 number question है, in VoIP, IP phones are working on SIP protocol, therefore they are often called as SIP phones, session initiation protocol phones, या सॉफ्ट फोन्स। इसी चीज़ को दूसरे पेपर्स में पूछा गया है, तो ऑप्शन SIP की जगह पे वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था सॉफ्ट फोन। इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड PAM सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन, है ना। तो PCM का थ्योरी के अनुसार ये एनालॉग सिग्नल जो PAM सिग्नल्स हैं वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स वो डिजिटल में क्वांटाइजेशन की प्रोसेस से डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं। इन PCM द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सैंपल्स इज 125 माइक्रोसेकेंड्स। द ड्यूरेशन ऑफ इवन मल्टीफ्रेम का जो ड्यूरेशन होता है 2 मिलीसेकेंड होता है। इन वेफिल मक्स स्लॉट 10 इज यूज्ड अलॉटेड टू बोथ वॉइस एंड डेटा मॉड्यूल्स के लिए। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन वेफिल मक्स इंटरनल एक्सटर्नल क्लॉक सेटिंग इज डन इन ऑन ट्रिब्यूटरी मॉड्यूल्स, है ना। इंटरनल एक्सटर्नल क्लॉक की सेटिंग ट्रिब्यूटरी मॉड्यूल में की जाती है वेफिल के केस में। क्लीविंग ऑफ फाइबर, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं तो फाइबर को क्लीव करना पड़ता है और उसके लिए क्लीवर इस्तेमाल करते हैं और 90 डिग्री पर उसको कट करते हैं। फाइबर का जो कोर है उसको 90 डिग्री पर कट कर देते हैं। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ए मिनिमम ऑफ कितने मीटर का कॉइल रखना चाहिए जॉइंटिंग पिट में फाइबर के केस में? तो फाइबर के केस में ऑलवेज याद रखिएगा 10 मीटर का रखा जाता है, ठीक है। OTDR trace to be obtained and analyzed in OFC installation. Identify the correct statement. तो at both wavelengths before laying cable only, no. Before laying at 1310 and after laying at 5015, no. At both wavelengths before as well as after laying, yes. Before laying at 1550 nanometer and after laying at 3010 nanometer, no. So C option is correct one. At both wavelengths before as well as after of the laying of the cable we have to test. Next question है, generally light sources are provided to emit light at 3 windows, जो हम लोग generally पढ़ते हैं at 50, 1310 and 5050, ठीक है। ट्रांसमिशन लॉस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एट ए वेवलेंथ ऑफ 1310, तो हम लोग याद रखे हुए 0.35 dB पर किलोमीटर होता है और 1550 के लिए
0.25 dB per किलोमीटर होता है. In steel troughs, to prevent theft of OFC cable, bitumen compound should be filled up to height of approximate 60 mm. As per manual, बिटुमेन कंपाउंड को वहाँ फिल करना है स्टील ट्रफ में 60 mm की हाइट तक. ब्रिक प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड इन OFC ट्रेंच ड्यूरिंग OFC केबल लेइंग एट कलवर्ट्स, स्टेशन और यार्ड्स, ट्रैक क्रॉसिंग्स, ब्रिजेस. तो हम लोग यार्ड और स्टेशन एरिया में ब्रिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं OFC को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए. पुलिंग टेंशन और फोर्स ऑन द केबल ड्यूरिंग OFC लेइंग शुड नॉट एक्सीड 267 kg. इसको याद रखिएगा. पुलिंग टेंशन या फोर्स जो है ऑन द केबल ड्यूरिंग OFC लेइंग शुड नॉट एक्सीड 267 kg. The 24 fiber armored optic fiber cable contains 6 loose tubes. तो 6 loose tubes होता है और एक ट्यूब में 4 फाइबर होते हैं. Bit rate of STM4 is 622 Mbps. पहला ऑप्शन STM1 का है, दूसरा STM4 का हो गया, और थर्ड ऑप्शन जो है वो है STM16 का. 88 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 32 टाइम स्लॉट्स नंबरिंग फ्रॉम टाइम स्लॉट 0 टू टाइम स्लॉट 31. टाइम स्लॉट 1 to 15 and 16 to 31 shall be used for क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को. द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 32 टाइम स्लॉट्स. यस, टाइम स्लॉट तो होता ही है TS0 से TS31 तक. उसमें कह रहा है कि टाइम स्लॉट 1 to 15 and 16 to 31 shall be used for, है ना. तो टाइम स्लॉट 16 तो इस्तेमाल होता है सिग्नलिंग के लिए, है ना. क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से पूछा गया है इसमें. टाइम स्लॉट यह मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ PDH प्रिंसिपल का, कि क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है. देखिए टाइम स्लॉट्स आर नंबर TS0 to TS31. तो TS0 कैरीज द सिंक्रोनाइजेशनल सिग्नल, hence the word in this time slot is called frame alignment word, FAW. Okay, the signaling information is transmitted in time slot TS16. Signaling information is transmitted in time slot TS16. The TS1 to TS15 carry speech signals of channels 1 to 15. पर TS17 से TS31 carry speech signals of channels 16 to 30. So यहाँ पे TS16 का जिक्र किया हुआ है, जबकि चैनल होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ 17 होना चाहिए मेरे हिसाब से. यहाँ 17 इनको लिखना चाहिए, है ना, जो हमारे इस नोट्स के हिसाब से, तब जाके जस्टिफाई होगा. टाइम स्लॉट 17 to 31 shall be used for speech data and channels. ठीक है. तो यहाँ पर रेंज के बारे में पूछा जा गया है कि टाइम स्लॉट 1 to 15 एंड टाइम स्लॉट 17 to 31 होना चाहिए, वो यूज फॉर स्पीच डेटा और चैनल्स के लिए. बट क्वेश्चन कुछ सही तरीके से फ्रेम नहीं कर पाए हैं. NGN मीन्स, NGN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो होता है नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क. 90 नंबर क्वेश्चन है टेलीफोन एक्सचेंज वर्क्स ऑन -48 वोल्ट DC. 91 नंबर क्वेश्चन है नॉमिनल गेन ऑफ VF एम्पलीफायर शैल बी 20 dB व्हेन मेजर्ड एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kHz. तो यहाँ पर हमारा 20 dB होना चाहिए. इन कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड एनी सब्सक्राइबर एट एनी स्टेशन अदर देन ओमनीबस फैसिलिटी कह रहा है. तो उस केस में हम क्या प्रोविज़न कर सकते हैं? इन चारों ऑप्शन में से जो ये ऑप्शन है
गेटवे इंटरकॉम फैसिलिटी ये हम प्रोवाइड करते हैं अदर देन ओमनीबस फैसिलिटी, ताकि बिना कंट्रोलर को परेशान किए आपस में भी बातचीत हो सके। गेटवे इंटरकॉम फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सेम हूबहू चीज़ें मेंशन्ड हैं, अगर हम पढ़ेंगे टेलीकॉम हैंडबुक में या टेलीकॉम केबल के केस में तो ये मिलेगा हमें, ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन में गेटवे इंटरकॉम फैसिलिटी आपको मिलेगी। देखिए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये 10.2.7.2 में लिखा हुआ है कि separate cards shall be provided for gateway intercom in the way station equipment. It shall be possible to extend these telephones up to loop resistance. और इसके ऊपर ही जस्ट ये मेंशन किया हुआ था कि in addition to omnibus circuits to be provided at each station, gateway intercom shall be provided with facility of dialing any of the subscriber by the controller. और उसी के आगे एक और लाइन ऐड किया है कि intercom circuit shall be so designed that all the subscribers can talk to each other without disturbing the controller, है ना। तो ये सवाल उसी संदर्भ में पूछा गया था कि इन कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड एनी सब्सक्राइबर एट एनी स्टेशन अदर देन ओमनीबस फैसिलिटी। तो इन एडिशन हम लोग गेटवे इंटरकॉम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय नियर बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द नियर बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो उस केस में हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग, प्रॉपर लाइन राउटिंग, ये दोनों हम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। आप यहाँ पर नोट्स में एक बार देखेंगे तो ये सीधा लाइन यहाँ पे मेंशन है, ये पैराग्राफ में। मैं ऐसे कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स विद इन स्ट्रक्चर्स में इट कंसिडर्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, general principles, earthing and bonding inside structures, magnetic shielding and line routing, requirement of such protective devices, protection of equipment existing structure। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग के साथ साथ प्रॉपर लाइन रूटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बोथ जो है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 94 नंबर है द लाइटनिंग सर्जेज इन MTRC or train radio stations may get entry into the equipment through any of the following paths: वेवगाइड और रेडियो फ्रिक्वेंसी कोएक्सियल केबल, यस, कोएक्सियल केबल के थ्रू भी आता है। टावर और AC मेंस पावर सप्लाई, यस। अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल्स, यस। तो ऑल ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट ऑपरेट्स ऑन। तो ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट 12 वोल्ट पर भी काम करता है, 48 वोल्ट पर भी काम करता है, और कुछ इक्विपमेंट 24 वोल्ट पर भी काम करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही मुझे लग रहा है, तीनों वाला, तीनों जो ऑप्शन दे रखा है। 96 नंबर क्वेश्चन है ऑल टेलीकॉम इंस्टॉलेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद फ्लोट कम बूस्ट चार्जर, यानी FRBC है, ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी in N+1 और N+2 एज पर लेटेस्ट RDSO स्पेसिफिकेशन। ओके, N+1 और N+2 दोनों दिया हुआ है, वेयर N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, है ना। 97 नंबर क्वेश्चन है फ्लोट मोड वर्किंग शुड नॉर्मली बी प्लान्ड वन सेट ऑफ बैटरी बैंक। वन सेट ऑफ बैटरी बैंक पर हम लोग फ्लोट मोड यूज कर सकते हैं। द कोर स्विच शुड बी ए, कोर स्विच नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। कोर स्विच जो नेटवर्क रूम में हम लोग जिसको इंस्टॉल करते हैं उसको कोर स्विच कहते हैं। शुड बी ए लेयर 3 स्विच एंड द डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस स्विचेज जो प्लेटफॉर्म पर या जो अदर देन नेटवर्क रूम हम इंस्टॉल करते हैं वो लेयर 2 स्विच होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो है 98 का सी, लेयर 3 स्विच एंड लेयर 2 स्विच। 99 नंबर क्वेश्चन है द कनेक्टिविटी बिटवीन द यूजर क्लाइंट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्सेस स्विच शैल बी थ्रू
कैट 6 केबल, हम लोग कैट 5 अब नहीं यूज कर रहे, या फिर OFC इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैट 6 UTP केबल या OFC इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसके बीच में? यूजर और नेटवर्क स्विच के बीच में। 100 नंबर क्वेश्चन है, द कनेक्टिविटी ऑफ लेयर 2 स्विच एंड द लेयर 3 स्विच शैल बी। तो दोनों स्विच हैं, दोनों में RJ45 कनेक्टर्स हैं, तो हम लोग 1G 10G का SFP इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंडविड्थ कोई भी इसमें से ले सकते हैं, OFC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स विद पार्ट प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट वन। अब हिंदी के क्वेश्चंस देखिए आगे। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष DRM महोदय होते हैं, यानी मंडल रेल प्रबंधक महोदय होंगे। संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 8th शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पूछ रहा है ना, अधिनियम, तो 1963 यथा संशोधित 1967। राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो गृह मंत्रालय के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार इसके ऊपर नियम बनाती है। राजभाषा नियम का विस्तार किन राज्य पर नहीं है? तो तमिलनाडु को इससे मुक्त रखा गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत जिस क्षेत्र का अधीन आता है उसको बोलते हैं क क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश जो है वो है ग क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, प्रादेशिक जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो इस तरीके से हम लोगों ने 110 क्वेश्चन इस पेपर के सॉल्व कर लिए हैं। थोड़ा जल्दी सॉल्व किया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, आप लोगों ने पहले भी ऐसे सवाल हल कर रखा है, इसलिए हमने ज़्यादा समय नहीं इस पर व्यतीत किया है। पर फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न के ऊपर कुछ भी अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उसके सही रेफरेंस के साथ में आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए पेपर के साथ में।